बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का। आज के इस सामाजिक विज्ञान के हमारे भाग जो हम पहला पार्ट जो पढ़ रहे हैं, भारत के संसाधन प्रथम, इसका आज का जो हमारा है ये दूसरा भाग है। कल हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन क्या है और संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है ना, और संसाधन किसे कहते हैं उसका महत्व हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधनों का प्रकार। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है, संसाधनों का प्रकार करने के लिए हमारे पास कुछ संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। संसाधनों का वर्गीकरण से तात्पर्य है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के सारे संसाधन हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्रोत हैं। तो उन सभी स्रोतों को अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग भागों में हमने बांटा है, ठीक है ना। अब किस आधार पर बांटा है वो हमने यहाँ बताया हुआ है कि हमने उन सभी जितने भी स्रोत हमारे हैं जिससे भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही। कल तो अपन ने बात करी थी कि संसाधन क्या होते हैं, कि ऐसे समस्त स्रोत जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बात क्या आ गई है, बात ये है कि इतने सारे संसाधन हैं तो उसमें से हमको कुछ कैटेगरी ऐसी मिली, कुछ श्रेणियां ऐसी मिली जहां पर हमने संसाधनों को बांट दिया कि ये संसाधन इस प्रकार की कैटेगरी में, इस प्रकार की श्रेणी में आता है, ये संसाधन इस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो अलग अलग प्रकार से किन श्रेणियों में हमने संसाधनों को बांटा है, सारे स्रोतों को बांटा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण से मतलब ये है कि हम उनको वर्ग और समूह में अलग अलग तरीके से बांट देते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको वर्गीकरण में 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, 4 यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो हमने समस्त संसाधनों को इन 4 श्रेणियों में बांट दिया। समस्त संसाधनों को क्या कर दिया, 4 श्रेणियों में, 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व तो आपने ऐसा पढ़ा है, स्वामित्व, स्वामी शब्द कहीं आपने पढ़ा है। स्वामी का मतलब क्या होता है, स्वामी का मतलब होता है मालिकाना, ठीक है ना, मालिक। तो इस तरीके से स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि हक के आधार पर, है ना, हमने कुछ संसाधन बांटे हैं तो स्वामित्व वो कहलाएगा, ठीक है ना, अपने हक के आधार पर, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन एक हो गया। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, पुनः पूर्ति ऐसे समस्त स्रोत जिसकी वापस पूर्ति, अगर वो कभी मान लिए जाए कि अगर ऐसे समस्त स्रोत जिनकी वापस से पूर्ति की जा सके, यानी कि हम उसको डबल से बना सके या वो डबल से हमें मिल सके, दोबारा हमें प्राप्त हो सके, ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, और उनको हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ है। वितरण के आधार पर संसाधन, बहुत सारे संसाधन जो हैं अलग अलग जगहों पर भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से हमें कहीं एक विश्व में हो सकता है 1 या 2 जगह हमें प्राप्त हो। तो अलग अलग संसाधनों का वितरण जो है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, हमने यहाँ पढ़ेंगे कि उन संसाधनों का वितरण किस प्रकार है, वो इस तीसरे बिंदु के अंदर आएगा। प्रयोग के आधार पर संसाधन, यानी कि किस प्रकार के संसाधनों या किस प्रकार के स्रोतों का कहाँ किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगों के आधार पर हमने संसाधनों को अलग अलग समूह में बांटा है। तो शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने की। तो आपको सामान्य तरीके से यहाँ ये समझ में आ गया कि जब हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो संसाधनों के वर्गीकरण में हमें 4 बिंदु मिलते हैं। हमने संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। सबसे पहला आपका जो आ रहा है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दूसरा आ रहा है आपका पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, ठीक है ना, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधन, और चौथा जो आपका आएगा प्रयोग के आधार पर संसाधन। ये 4 ही बिंदु आपको अच्छे से याद हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा हुआ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन यानी हक के आधार पर, है ना, दूसरा किसके, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधन, और चौथा कौन सा है हमारा, प्रयोग के आधार पर संसाधन होगा, ठीक है ना। अब इन चारों में से सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो देखिए यहाँ लिखा है स्वामित्व, हक के आधार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन बेटा होते हैं 3 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 3। सबसे पहले पहले इनके नाम जानने की कोशिश करते हैं। स्वामित्व हक के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हो गया व्यक्तिगत संसाधन, अपना निजी, खुद का, ठीक है ना। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर राष्ट्र का हक हो, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और तीसरा आता है विश्व संसाधन, जहां पर विश्व का क्या हो? विश्व का हक हो, है ना। तो स्वामित्व हो, विश्व का स्वामित्व हो, राष्ट्र का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत स्वामित्व हो, तब हम ये देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा कौन सा? राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा कौन सा आएगा हमारे पास? वो आएगा विश्व संसाधन, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो व्यक्तिगत संसाधन है वो क्या है? किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि। कोई व्यक्ति जो है उसका निजी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसकी समस्त वस्तुएं उपभोग करने की, ये सारी उसकी दक्षता में आती है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या हुआ? किसी निजी व्यक्ति के आपूर्ति के लिए जितनी भी चीजें काम में आ रही है, जितनी भी वस्तुएं काम में आ रही है, आगे बात समझ में, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसकी लिए सारी उसकी वो सभी वस्तुएं जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के उपयोग में आती है ना, या वो व्यक्ति उन सभी वस्तुओं का उपभोग करता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत संसाधन का उपयोग कर रहा है, यानी कि ये उसका क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हुआ कि अपने खुद की निजी कार, ठीक है, अपने खुद का निजी वाहन, ये सब हमारे किस में आएगा? व्यक्तिगत संसाधन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? जिस पर राष्ट्र का हक हो, है ना, मालिकाना हक किसका हो? राष्ट्र का हो, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन राष्ट्रीय कौन सा हो गया? संसाधन हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र की संपदा, राष्ट्र का जिन जिन भी वस्तुओं पर जो भी हक है, समस्त राष्ट्रीय संपदा जो है वो सैन्य शक्ति और नागरिकों की देशभक्ति आदि, ये सभी जो है बेटा, ये किसके अंदर आती है? राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आती है। कल अपन ने एक लाइन पढ़ी थी मैकनाल की परिभाषा के ठीक बाद, है ना। तो अपन ने मैकनाल की परिभाषा जो पढ़ी थी वो प्राकृतिक संसाधन के लिए पढ़ी थी कि प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो भी क्या है? एक संसाधन स्वरूप है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षक, कुशल, और कोई भी देशभक्ति व्यक्ति अपने देश के लिए कुशल संसाधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा कि राष्ट्र की संपदा, जितनी जो भी वस्तुएं राष्ट्र में है, जितने भी चीजें राष्ट्र में है, सभी मानव शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सभी राष्ट्र के लिए एक संसाधन है, ठीक है। अगला विश्व संसाधन। विश्व संसाधन क्या होता है? जिस पर विश्व का हक है या विश्व तक उसका उपयोग किया जा सकता है, विश्व की सीमा तक, मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक व अभौतिक वस्तुएं, सारी वो वस्तुएं जो मानव श्रम के लिए विश्व भर में उपयोग की जा सके, ये क्या कहलाएंगे? आपके विश्व के संसाधन कहलाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये जितने भी हैं, ये अपन ने 3 कैटेगरी पढ़ी है। किसकी पढ़ी है अपन ने? ये पढ़ी अपन ने स्वामित्व के आधार पर संसाधन पढ़ा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अपना, सबसे पहला, स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन होंगे? स्वामित्व के आधार पर हमारे 3 संसाधन होते हैं, ठीक है। एक तो निजी, यानी कि यहाँ लिखा है व्यक्तिगत, दूसरा हमारा कौन सा होता है? राष्ट्रीय, और तीसरा हमारा कौन सा होता है? विश्व संसाधन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। ये दूसरी कैटेगरी है। पहला हमने पढ़ा है, पहला अपन ने पढ़ा है स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा जो भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, पुनः पूर्ति के आधार पर। अब इससे स्पष्ट है, पुनः पूर्ति यानी कि जिसकी पूर्ति, जिस संसाधन की, जिस स्रोत की पूर्ति वापस की जा सके, उसे कहते हैं पुनः पूर्ति संसाधन, ठीक है ना। तो पुनः पूर्ति संसाधन को हमने यहाँ 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ 2 ही बिंदु हैं। इसके बाद हम इसके 2 बिंदु और पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु जो हमारे पास आ रहा है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। कौन से संसाधन? पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति के आधार पर पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिसकी वापस से पूर्ति की जा सके, ठीक है ना। अब सबसे पहले आता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति की जा सके। फिर
वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे कि यहाँ तक हो जाएगा, वे सभी संसाधन जिनका उपयोग होने पर, जिनका अगर अपन ने उपयोग कर भी लिया तो उनका उपयोग करके यदि वापस से उनके गुणों को अगर अपन बना के रख सकते हैं, उनके गुणों को वैसा ही अपन या फिर वापस उनका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो होगा उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, ऐसे संसाधन कहलाएंगे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिनका उपयोग करने के बाद भी हम यदि उसका भविष्य में कभी भी उपयोग कर सकें, वो क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होंगे। ठीक है ना। जैसे कि खाद के द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना, यहाँ पर हम जानते हैं कि कृषि हम भूमि पर करते हैं, एक बार हम कृषि कर लेते हैं, दूसरी बात फिर हम जब फसल उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, यानी हमने उसका क्या कर लिया, दोबारा उपयोग कर लिया। ठीक है ना। फिर आता है आपका पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर देख रहे थे हम, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, इसका दूसरी वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दूसरी श्रेणी। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन ये बताता है कि क्या ऐसे कोई स्रोत है क्या जिनकी वापस से पूर्ति की जा सके, नहीं की जा सके। तो इसके 4 भाग हैं। पुनः पूर्ति योग्य, जिनकी वापस से पूर्ति की जा सके, यानी जिन संसाधनों का उपयोग करके हम वापस उनका उपयोग कर सकते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, हमारे पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन कहलाते हैं। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, आपूर्तिहीन जिनकी वापस से पूर्ति नहीं की जा सकती हो, यानी कि जिनका एक बार उपयोग कर लिया फिर उसके बाद वे खत्म हो जाते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वे संसाधन जो एक बार उपयोग, इनको एक बार उपयोगी संसाधन भी कहा गया है, जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद और 2 बिंदु और हमारे पास है, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लें। संसाधनों के प्रकार, हम जानते हैं संसाधनों को हमने वर्गीकरण किया, संसाधनों का वर्गीकरण 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणियों में हमने बांटा। व्यक्तिगत हो गया, पुनः पूर्ति के आधार पर हो गया, फिर उसके बाद में सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर हो गया, फिर पुनः पूर्ति के आधार पर, फिर वितरण के आधार पर, और फिर अंतिम बिंदु प्रयोग के आधार पर हम संसाधन। फिर हमने देखा स्वामित्व के आधार पर 3 भाग होते हैं। एक तो हमारा सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन, निजी, दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा होता है विश्व संसाधन। आप समझ गए हो। ठीक है। पुनः पूर्ति के दूसरा हमने पढ़ा पुनः पूर्ति, तो सबसे पहले पुनः पूर्ति योग्य संसाधन और दूसरा आता है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन आता है। इसके बाद हम इसी के पुनः पूर्ति के आधार पर हमने 2 ही पढ़े हैं, अभी इसके 2 और हम भाग पढ़ने वाले हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने पर वापस से उपयोग हो सकता है, पुनः आपूर्ति जिनका एक बार उपयोग होने पर दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसको कहते हैं पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। ठीक है। इसके आगे हम 2 भाग और इसके 2 बिंदु और शेष हैं, इसके बाद हम इसके 2 बिंदु और पढ़ते हैं। अब जैसा कि अपन ने देखा यहाँ पर कि पुनः पूर्ति के आधार पर हमने संसाधन पढ़े थे, तो उसके अपन ने 2 यहाँ पर बिंदु पढ़ लिए थे। सबसे पहला बिंदु हमारा था पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जिनकी डबल से पूर्ति की जा सकती हो, पुनः आपूर्तिहीन जिसकी हम दोबारा एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा जो है पुनः पूर्ति के आधार पर, वो है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करके हम वापस से उनको अगर कोई संशोधन करें या उनको वापस से हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हो। ठीक है। एक बार उपयोग करके अगर वो बिगड़ जाते हैं तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, उनका दोबारा उपयोग कर, उनको संशोधित कर उनका उपयोग कर सके। तो ऐसे संसाधनों को कहा गया है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी, वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग में लिया जाता है, ऐसे धात्विक, खनिज, लोहा, तांबा आदि। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका हम क्या कर सकते हैं, वापस से उपयोग कर सकते हैं एक बार उपयोग करने के बाद। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, आपको बारंबार प्रयोग वाले संसाधन कहा गया है। ठीक है ना। सनातन प्राकृतिक संसाधन, सनातन प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो हमेशा से प्रकृति में मौजूद हैं, जिनका हम कितना ही बार उपयोग कर ले कभी खत्म नहीं हो, ऐसे स्रोतों को क्या कहा गया है, सनातन प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल इत्यादि, वायु, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है ना, जब तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सनातन प्राकृतिक संसाधन में आ गए। फिर आता है वितरण के आधार पर संसाधन। अब वितरण के आधार पर संसाधन क्या कहा गया, ये समझिएगा। सर्वसुलभ संसाधन, जो संसाधन वितरण के आधार पर, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पुनः पूर्ति के आधार पर।
ठीक है, जिनकी पूर्ति की जा सकती हो, नहीं की जा सकती, किस प्रकार से। तो तीसरी कैटेगरी में आ रहा है वितरण के आधार पर। हमने 4 प्रकार पढ़ रखे थे। सबसे स्टार्टिंग का जो हम स्वामित्व के आधार पर, दूसरा हमने पुनः पूर्ति के आधार पर, तीसरा हमारा जो है वो क्या आ रहा है वितरण के आधार, चौथा हम कौन सा पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। वितरण के आधार पर संसाधन जो है, सबसे पहला आता है सर्वसुलभ संसाधन। कौन सा आता है? सर्वसुलभ, जो सभी जगह उपलब्ध हो। जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध है जैसे वायु, ये सर्वसुलभ संसाधन की कैटेगरी में आएगा। सामान्य सुलभ संसाधन, जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो लेकिन अधिकतम जगह अपनों को मिल जाए, जो संसार के अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हो, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि, ये हम इनको सामान्य सुलभ संसाधन कह सकते हैं। विरल संसाधन, विरल संसाधन यानी कि जो मुश्किल से हमें कहीं कहीं उपलब्ध हो। जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं, यथा कोयला, सोना, यूरेनियम आदि, ये हमें सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसको विरल संसाधन कहा गया है। एकल संसाधन, जो संसार में केवल मात्र एक ही जगह उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन को हम एकल संसाधन में कहते हैं। जो संसार में केवल एक या दो स्थानों पर उपलब्ध हैं, यथा क्रोमेलाइट, ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ एक बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यथा क्रोमेलाइट धातु जो है, जो प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलती है बेटा? ग्रीनलैंड में मिलती है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? क्रोमेलाइट धातु। और एक ऑप्शन आ सकता है, क्रोमेलाइट धातु है कौन सा संसाधन है बेटा? एकल संसाधन, क्योंकि ये केवल ग्रीनलैंड में ही आपको मिलती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमने वितरण के आधार पर पढ़ा। वितरण के आधार पर 4 प्रकार है। एक तो आ गया सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, और एक और आ गया विरल संसाधन, और एक और आ गया एकल संसाधन। सर्वसुलभ जो सभी जगह उपलब्ध हो, सामान्य सुलभ जो अधिकतम स्थानों पर उपलब्ध हो, विरल संसाधन जो कहीं कहीं, ठीक है ना, विरल बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो, और एकल संसाधन जो संसार में पूरे विश्व में केवल एक या दो स्थानों पर उपलब्ध हो। इस प्रकार से वितरण के आधार पर हमारे पास 4 कैटेगरी यहाँ पर बन गई, ठीक है। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर देखिए, अब हमारे पास इसके बाद आता है ये जो चौथा आखिरी चरण इसका है, प्रयोग के आधार पर संसाधन, यानी कि हम किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो संसाधन है, उनकी कैटेगरी, उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है? अप्रयुक्त, ठीक है। दूसरा अप्रयोजनीय, तीसरा संभाव्य संसाधन, और चौथा गुप्त संसाधन। ये हमारा आखिरी है, यानी संसाधन का वर्गीकरण में आखिरी बिंदु जो हमारा बच जाता है, जिस कैटेगरी में हमने संसाधन को विभाजित किया था, वो है हमारे पास प्रयोग के आधार पर संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता है, कोई भी संसाधन हमें पता है कि लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिज के भंडारों का पता होने पर भी उनका उपयोग नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी कारणवश हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पता है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे को हम क्या कहेंगे? अप्रयुक्त संसाधन कहेंगे। अप्रयोजनीय संसाधन, जिनके लिए कोई प्रयोजना नहीं है, पता होने पर भी कि उनको किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता है, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। हो सकता है कोई संसाधन हो लेकिन वर्तमान की तकनीकी चीजें उसको भविष्य में उपयोग नहीं कर सकती हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? अप्रयोजनीय। उपलब्ध तकनीकी वर्तमान में जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं कर सकती है, वो अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। समसंभाव्य संसाधन, समसंभाव्य संसाधन में संभाव्य संसाधन कह सकते हैं, जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीक या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, परंतु संभावना है कि भविष्य में उनका उपयोग हो सकता है, वो क्या कहलाएंगे? आपका संभावित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि नदियों का बहता हुआ जल, भविष्य में पता है नदी है, लेकिन अगर वहां नहर बन जाती है तो नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम में आ सकता है। ये इसका उदाहरण है संभाव्य संसाधन में। गुप्त संसाधन, गुप्त संसाधन क्या होता है? यानी कि जब तक हमें किसी स्रोत के, किसी पदार्थ के अगर गुण का पता नहीं चल पाता है कि वो उसका क्या गुण है, उसका क्या उपयोग है, तब तक वह पदार्थ या वह स्रोत जो है हमारे लिए कौन सी श्रेणी में होता है? गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ के गुण मानवीय हितों की पूर्ति हेतु
आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण का प्रयोग मनुष्य को ज्ञात नहीं था, वह एक क्या था, गुप्त संसाधन की श्रेणी में रखा गया था। तो इस प्रकार जो है हमने संसाधनों को पढ़ा है और संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। संसाधनों का वर्गीकरण जो हमने किया उसको अपन एक बार और रिवीजन उसका ले लेते हैं, ताकि हमको क्या है क्लियर पता चल जाएगा। अब आपको खुद को सोचना है और पता करना है, ठीक है ना, कि हमने संसाधनों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया। आइए, संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले संसाधनों का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया। सबसे पहला था स्वामित्व के आधार पर, दूसरा हमारा जो था पुनःपूर्ति के आधार पर, तीसरा जो हमने किया वितरण के आधार पर, और चौथा जो किया है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले अपन चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो आता है अपना मालिकाना हक, जिसको अपन बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है उसमें पहला हमारा हो गया निजी, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन की कैटेगरी आती है, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा हमारा आता है विश्व के स्तर पर संसाधन या वैश्विक संसाधन, जिसको अपन कह सकते हैं। ये जो था हमारा कौन सा था, हमने इसको पढ़ा है इसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। दूसरा जो आता है हमारा, वो आता है पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। तो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार के हमारे संसाधन होते हैं, ठीक है ना। तो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन में सबसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है, पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन, और फिर हमने पढ़ा है यहाँ पर चौथा सनातन संसाधन जो हमारे लिए है। ये 4 प्रकार है पुनः पूर्ति के आधार पर। फिर इसके बाद वितरण के आधार पर चले गए, तो वितरण के आधार पर भी 4 कैटेगरी हमारे पास सामने आती है। सबसे पहली कैटेगरी हमारे लिए जो थी वो थी सर्वसुलभ संसाधन, जो सभी जगहों पर उपलब्ध है। दूसरा जो है वो सामान्य सुलभ संसाधन, जो अधिकतम जगहों पर उपलब्ध है, ठीक है ना। फिर आता है विरल संसाधन, विरल यानी कि जो कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। और आखिरी में आया था हमारा एकल संसाधन, जो एक पूरे विश्व में 1 या 2 स्थानों पर उपलब्ध है, ठीक है ना। सामान्य सुलभ के अंदर हमने वायु और कृषि भूमि इनको देखा था। दूसरा हमारा सामान्य सुलभ में हमने जो सर्वसुलभ संसाधन थे उसमें वायु, सामान्य सुलभ संसाधन में मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। विरल संसाधन हमने देखा था कि जो अधिकतर स्थानों पर हमको मिल जाए, जैसे कि सोना और कोल पेट्रोल, ये हमने देखा था, ठीक है ना। और एकल, जिसमें हमने क्रोमेलाइट धातु के बारे में पढ़ा था, जो संसार में केवल ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर अपन ने 4 कैटेगरी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हो गए? अप्रयुक्त संसाधन हो गया, अप्रयोजनीय हो गया, संभाव्य संसाधन हो गया, और गुप्त संसाधन। तो अब अप्रयुक्त संसाधन है जिनका पता होने पर दोहन नहीं किया जा सकता। अप्रयोजनीय संसाधन, वर्तमान की तकनीकी उपलब्ध तकनीकी उनको उपयोग नहीं में उनसे उनका उपयोग नहीं हो सकता। संभाव्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका पता तो है लेकिन वर्तमान में अभी प्रयोग नहीं हो रहे, लेकिन भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संभाव्य संसाधन। गुप्त संसाधन वो होते हैं जिनका गुण मानव अभी तक नहीं जानता है, और वो हमारे लिए क्या बने हुए हैं? गुप्त संसाधन बने हुए हैं, क्योंकि हम न तो उनका गुण हमको पता है और न ही उनका उपयोग हम किस तरीके से करना है वो पता है। तो इस तरीके से आपका आज का जो भाग है वो था संसाधनों का वर्गीकरण, और ये संसाधनों का वर्गीकरण हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और लगातार वीडियो को देखते रहें, ताकि आपकी जो कक्षा जो कल से प्रारंभ हुई है वो लगातार आपको मिलती जाए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको जो है हमारा एक पूरा सा टॉपिक जो है सामाजिक विज्ञान का, वो लगातार इससे जुड़ जाएं और लगातार इसको देखते रहें, ठीक है।